क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी यूपीएससी के ईपीएफओ के साथ साथ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूज़ आई है। इंश्योरेंस का ओम्बेड्समैन यानी कि लोकपाल जो बीमा से संबंधित है, ठीक। ईपीएफओ, ये ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट क्या आया है, क्या ट्रेंड रहा है, कितना क्या कैसे क्या होता है, सब जानेंगे इसके बारे में। भारत तथा अन्य 17 देशों पर अमेरिका द्वारा एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाएगा। ये पहले मैं अभी थोड़े दिन पहले इसको कवर कर चुका हूँ कि एंटी डंपिंग क्या टैक्स क्या होता है, काउंटर वेलिंग टैक्स क्या होता है, सब बताया था मैंने। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि यूएसए हमारे ऊपर लगा रहा है तो क्या है मतलब इसका। और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 की अनकटैड जो होता है आपका यूएन की संस्था है वो या इसको जो इशू करती है। इनोवेशन आए तो इसको कंफ्यूज मत होना WIPO से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, ठीक। इनोवेशन वाला अलग है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर कि ईपीएफओ का 9 मार्च से कंप्लीट पेड ग्रुप और यूपीएससी 2021 का 12 मार्च से कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है। सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। देखिए, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, अब समझ लो फूड वेस्ट क्या है, कहाँ कहाँ होता है। हाउस होल्ड, घर में आपने देखा हो कुछ खाना हो जाता है फेंका जाता है। जो रेस्टोरेंट्स हैं फूड चेन वाले और जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पे मतलब अनाज वनाज जो है वो भी फेंका जा रहा है, ख़राब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 3 कैटेगरी में याली इंडेक्स इसको सूचकांक जो है ये निकालता है। और इसमें देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फूड वेस्ट हो रहा है। वो सारे अभी फैक्ट्स बताऊंगा आपको, लेकिन मेन चीज़ यही है कि इसकी वजह से क्या है, SDG का जो गोल नंबर है 12, मतलब उसमें क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, कंज्यूमिंग करने वाली चीज़ जो है उपभोक्ता करने फूड से रिलेटेड, उसमें टारगेट नंबर है 3, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसी तरीके से। और आर्थिक और फूड सुरक्षा को तो है ही है इसमें दिक्कत, कई लोग हंगर से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है फूड वेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ये सारी चीज़ बात करी गई है इसमें। और इंडिया की जो है रैंकिंग क्या है ये भी समझेंगे, ठीक। किसने निकाला है, UNEP ने निकाला। पहली बात समझ लो, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्या है कि ये 54 कंट्री में निकाला गया है जहाँ के डाटा से, और उसको ही 54 कंट्री को फिर एक्स्ट्रापोलेट करते हुए यानी निष्कर्षित अनुमान लगाते हुए पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे निकाला गया है इसे, ठीक। तो सैंपल साइज है 54 कंट्रियों का। 17% जो ऑल फूड अवेलेबल है पूरी दुनिया में कंज्यूमर लेवल पे, उपभोक्ता के लेवल पे, वो वेस्ट हो जाता है। 2019 में ये निकाला गया है 17%, समझ रहे हो। ये जो खाना है 17% जो है ये 690 मिलियन पीपल लोगों को जो है, अगर आप देखो इस साल ये कह रहा है कि 17% तो फूड वेस्ट होता है। और दुनिया में जो है करीब भुखमरी से 600 मिलियन लोग जो है भुखमरी से मर जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि इधर तो वेस्ट हो रहा है खाना, और उधर जो है खाना जिनको चाहिए उनको मिल भी नहीं रहा है, एक वक्त का भूख से लोग मर जा रहे हैं। फूड वेस्ट जो अमाउंट हुआ है करीबन 931 मिलियन टन। टन हो रहा है, टन। समझ में आया, टन में कितने जो है किलो होता है, 100 किलो होता है एक कुंटल, ठीक। और 10 कुंटल होता है आपका 1 टन, तो कितना हुआ, 1000 किलो हुआ। 1000 किलो मतलब 931 हज़ार जो है टन, 1000 किलो जो है फूड वो आपका सोल्ड हुआ है। फूड वेस्ट जो मतलब जो इनको दिया गया था रिटेलर्स को, रेस्टोरेंट को, ये सारा वेस्ट हो गया, समझ रहे हो। 23 मिलियन 40 टन जो है ट्रक लगते, इतने ज़्यादा संख्या के ट्रक लगते इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस वेस्ट को। और अगर ट्रक जो है ऐसे आप ऐसे खड़े कर दो तो 7 बार धरती का चक्कर लगा देंगे, इतने ज़्यादा ट्रक की संख्या होती, ठीक। ये मतलब इस तरीके से दिखाते हैं डेटा कि आप लोग को समझ में आए कि भैया कितना ज़्यादा जो है फूड वेस्ट हो रहा है। और इनकम लेवल पे भी मतलब को ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन से लेवल पे, जो अमीर है वो भी फूड वेस्ट कर रहा है, जो गरीब है वो भी फूड वेस्ट कर रहा है, ठीक। ये कह रहा है फूड वेस्ट सभी लोग वेस्ट कर रहे हैं फूड को। और उसके बाद ऑल 3 एरियाज़ जो हैं, हाउस होल्ड हो गया, फूड सर्विस, रिटेल, ये सब इनके लिए जो डेटा है वो हाई इनकम कंट्रीज से हमने निकाला है इस वाली रिपोर्ट के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्ट जो है हाउस होल्ड पर, फूड सर्विस और रिटेल पर जो है, खुदरा क्षेत्रों में क्या है आपका कि रोज़ कितना किलोग्राम कितने द्वारा, मतलब एक के द्वारा, ठीक। और हर साल, ठीक है। तो एक साल में अगर हाउस होल्ड का निकाल लो तो एक हाउस होल्ड, ठीक, एक साल में
प्रति हाउस होल्ड जो है वो 79 किलोग्राम जो है वेस्ट करता है फूड। इसी तरीके से फूड सर्विस 26 और खुदरा जो है क्षेत्र में 13 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर वेस्ट होता है। ठीक, 74 मतलब एक तरीके से वेस्ट जो है वो आपका पर कैपिटा जो है एक एवरेज है 74 किलोग्राम। तो फूड का वेस्ट कर ही रहे हैं सब लोग हाउस होल्ड लेवल पे। हाउस होल्ड लेवल का मतलब ये है कि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं हो रहा, हाउस होल्ड का हो रहा है। ठीक, एक घर का। और देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और साउथ अफ्रीका जो है बहुत कम वेस्ट करते हैं, खाली 39 से 40। और नाइजीरिया और रवांडा जहाँ ऑलरेडी भुखमरी है, देख रहे हो, वहाँ पे और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 50 के करीबन है ये चीज़। और इसका जो, लेकिन ये 3 ही स्टडी पे बेस्ड है, तो सैंपल साइज काफ़ी छोटा है और अनक्लियर भी है। अच्छा, क्या इम्पैक्ट होगा? एसडीजी गोल जो है मैंने बताया आपका 12 वाला, वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो उसका टारगेट नंबर 3। और इसकी वजह से क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए कि फूड वेस्ट जो हो रहा है उसको किस तरीके से हम जो है वो करें। एक एनजीओ था, आप लोगों ने सुना होगा, शादी बारातों में जो खाना वेस्ट होता है उसको ले आके या फिर रेस्टोरेंट्स में वहाँ से खाना कलेक्ट करते हैं और फिर गरीबों को, जो भूखे लोग हैं, उनको जाके खाना देते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फूड वेस्ट जो है ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। अगर आप इसको देखो, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी इसके देखने को मिलते हैं। अगर पूरी दुनिया में इसका आर्थिक नुकसान देखें तो 940 बिलियन डॉलर पर ईयर है। बहुत ही ज़्यादा है ये। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो करीबन 85 बिलियन डॉलर जो है मुकेश अंबानी जी की जो है वो है इनकम है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगर आप इसको अगर आप इसमें रिडक्शन कर लो फूड लॉस या फूड वेस्ट में, तो क्या है कि करीब फार्मर, कंपनी और हाउस होल्ड का जो है पैसा बचेगा, भुखमरी भी कम होगी और पॉवर्टी भी कम होगी। ठीक, और ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी। काफ़ी मतलब फूड वेस्ट से काफ़ी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारे जीवन पर। कई सारा मनी, भुखमरी, रिसेशन के टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है, इसमें काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल, आप समझो, जो भी आप बीमा ऐसे कराते हो आप लोग, फिर आपकी कोई भी मान लीजिए ग्रीवांसेस हैं, ठीक, तो बीमा को रेगुलेट, विनियमित कौन करता है? IRDAI। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसको रेगुलेट करता है। लेकिन इससे संबंधित कोई भी मान लीजिए आपको कंप्लेंट है, चाहे वो बिचौलिए से संबंधित हो। अब जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है ये 2017 वाले रूल्स में, इसमें अब चाहे आप बिचौलिए हो या फिर और भी जो है लोग हों, उनके खिलाफ आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो कंप्लेंट, ट्रैक भी कर सकते हो, टाइम बाउंड मैनर में आपको वो मिलेगा, निष्पक्ष तरीके से जो है आपका ये ओम्बड्समैन लोकपाल जो है वो उसका आपकी ग्रीवांस का निवारण करेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो रूल हैं ये आपके गवर्नमेंट ने बनाए थे, अब फिर से इसको चेंज किया जा रहा है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017 वाला। अब इसमें इसका नाम जो है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इंश्योरेंस का, अब इसका नाम चेंज करके काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हो जाएगा, यानी परिषद होगा बीमा लोकपाल का। ये नाम अब नया बना दिया गया है, जो कि ये देखता है, प्रशासन को देखता है कि ओम्बड्समैन मैकेनिज्म का क्या प्रशासन किस तरीके से करना है। जो रूल अमेंड हुए हैं उसमें देखा जाए तो जो स्कोप है कंप्लेंट्स का वो बढ़ा दिया गया। मतलब कंप्लेंट में पहले डिस्प्यूट का ही कर सकते थे, अब क्या है कि अगर जो सेवाओं में कमियां हो रही हैं, और वो कौन कर रहा है, चाहे वो इंश्योरर कर रहा हो जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, चाहे वो एजेंट हो, ठीक, दलाल हो, ब्रोकर हो, या फिर कोई और बिचौलियों, इन सब के खिलाफ जो है आप कर सकते हो। इंश्योरेंस ब्रोकर जो है आपका, वो अब इसके अंतर्गत लाया गया है लोकपाल के अंतर्गत, और इससे जो है काफ़ी सशक्तिकरण हुआ है आपका ओम्बड्समैन का। ठीक, और ये इनके खिलाफ जो है कुछ कुछ जजमेंट भी दे सकते हैं। ये पुरस्कार नहीं होगा, ये अवार्ड होगा। ठीक, कुछ निर्णय लेने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं आपका इंश्योरेंस ब्रोकर के खिलाफ भी। और ये टाइमलीनेस में होगा, मतलब टाइम से होगा, और काफ़ी प्रभावशाली भी होगा लागत के अनुसार, मतलब कम पैसे में हो जाएगा, ये चीज़ है। पॉलिसी होल्डर जो भी हैं, जैसे आपने इंश्योरेंस लिया तो आप पॉलिसी होल्डर कहलाओगे, तो वो अब आप इलेक्ट्रॉनिकली भी, ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ओम्बड्समैन आपकी सुनवाई भी कर सकता है। देख रहे हो कितना ऑनलाइन का कितना फ़ायदा हो रहा है। और मेन एम जो उद्देश्य है यही है इसका, कि जो भी इम्प्रूव, मतलब इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन होता है, लोकपाल होता है, उसकी कार्यशैली या फिर कार्य जो है वो इम्प्रूव किया जाए, समाधान जल्दी किया जा सके, चाहे वो सेवाओं में कमी हो, और सेवा हमें इस तरीके से समाधान करना है कि जल्दी हो और कॉस्ट भी कम लगे और इम्पार्शियल मैंने यानी कि आपका जो है निष्पक्ष तरीके से हो।
ठीक, कई सारे लाए गए हैं संशोधन, और इसमें ही सबसे यही ज़्यादा जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से कार्य किया जाए। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कौन है? ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को ख़त्म निपटान करने के लिए उनका, और जो है कोर्ट्स के बाहर से, ठीक, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, ये ओम्बड्समैन ही निपट लेंगे इससे, और वो भी जो है वही दक्ष तरीके से, इम्पार्शियल, निष्पक्ष तरीके से, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये डायग्राम है छोटा सा, आपका ये इंश्योरर है, जो कंपनियां होती हैं, आपने कोई कंप्लेंट दी तो ये कंप्लेंट जाएगी इंश्योरर के पास में। अगर उसने मान लीजिए रिस्पॉन्स आपको किया, आपको सही हो गया तो क्लोज हो गई कंप्लेंट, नहीं हुआ तो आप आईआरडीए के पास भी जा सकते हो, और देख रहे हो नहीं है अगर सेटिस्फैक्ट्री तो ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हो। ये चीज़ है पूरी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईपीएफओ से संबंधित। ईपीएफओ ने अभी इंटरेस्ट रेट बताया है कि कितना होगा 2020-21 के लिए। देखो क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय की, ध्यान से सुनना, ईपीएफओ 3 स्कीम चलाता है। ईपीएफ, ठीक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक, इसमें जो है आपका एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय नियोक्ता, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कुछ ना कुछ वो करते हैं। कुल मिला के 12% होता है, ठीक। एम्प्लॉय की सैलरी का ध्यान रखना, कभी भी एम्प्लॉयर की प्रॉफिट का नहीं होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय की सैलरी अगर 100 रुपये है तो उसमें 12% का कंट्रीब्यूट कर रहा है कर्मचारी, तो यानी कि 12% हुआ, और इतना ही जो है एम्प्लॉयर भी करेगा, यानी कि नियोक्ता भी करेगा 12। अब इन दोनों कंट्रीब्यूशन पे जो है ब्याज भी मिलता है, यही चीज़ बात हो रही है, समझना जरूरी है, दोनों पे मिलता है। और इसको अभी गवर्नमेंट ने किया है कितना, 8.5%, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे कम है, ध्यान रखना। हालांकि पिछली बार से चेंज इसको नहीं किया गया है, पिछली बार भी इतना ही था, और ये कहा जा रहा था कोविड के चक्कर में और ज़्यादा कम होगा, लेकिन फिर भी इसको उतना ही रखा गया, लेकिन ये लगातार नीचे जा रहा है, ये बात ध्यान रखने वाली है। पिछली बार ये शायद 8.65 था, अभी इसको कंफर्म कर देंगे। तो अब ईपीएफओ ये कह रहा है कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दोनों एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पे, वो 8.5 होगा, ठीक। करीबन 5 करोड़ सब्सक्राइबर को ये दिया जाएगा। अच्छा, ये मिलता कब है? अब देखो इसमें ईपीएफओ में 3 स्कीम है, एक तो प्रोविडेंट फंड वाली हो गई, ठीक, एक होगी पेंशन की, और तीसरी होती है इंसेंटिव लिंक्ड होती है, ठीक है। तो ये दोनों पे ही कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर्स का, और ये तो इंसेंटिव के अनुसार है, ठीक। तो ये वाले में क्या है कि ये तो प्रोविडेंट फंड हो गई, ये आपका इंश्योरेंस टाइप से हो गया, और ये आपकी पेंशन हो गई। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। पेंशन की वाली हो गई आपकी। ये वाले में जो है कुछ 8.33% देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक, एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों को, और इसमें 1.67 से लेके आपका जो इतना ही जो है एम्प्लॉयर भी देता है इस वाले में, पेंशन वाले में, और 1.67 से लेके 3 पॉइंट कुछ जो है आपका 67, ये आपका देता है एम्प्लॉयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो टोटल मिला के वहीं 12 से 10% जो है आपका वो 10 से 12% देता है एम्प्लॉयर, और 12% जितना देगा एम्प्लॉय उतना ही देगा एम्प्लॉयर भी, और दोनों पे मिलेगा ब्याज, जिसको बताया जा रहा है 8.5%। ये है अभी इस समय जो है करीबन 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं ईपीएफओ, उनको दिया जाएगा। संतोष गंगवार जी जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है, और जो रेट है ये 2013 में 2012-13 से सबसे कम है। ध्यान रखना, हो सकता है ट्रेंड वाला क्वेश्चन पूछे तो बता देना, सही आंसर कर देना। मतलब मार्च लास्ट ईयर में देखा जाए तो ये 8.65 था, इस साल 8.5 हो गया है, और फिर भी जो है वैसे बहुत अच्छा है। पीपीएफ अगर आप देखोगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें 7.1 है। ईपीएफ जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये 8.5 है। ध्यान रखना, दोनों का हो सकता है पूछ ले। ईपीएफओ में फैक्ट वाले भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, जो ईपीएफ है ये मेन स्कीम है प्रोविडेंट वाली, ठीक है। ये भविष्य निधि यानी इंश्योरेंस टाइप से, और ये सब मिलती तभी है जब आप जो है वो हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे उसके बाद ही। ये नहीं है कि आपने कल ही इसको छुड़ा वो कर लिया, ठीक। और अगर उससे पहले कभी कोई दुर्घटना होती है तभी मिल सकता है आपके, वो भी नॉमिनी को, आपको तो मिलेगा ही नहीं। ईपीएफ जो है इज मेन स्कीम, दुर्घटना में मतलब वो है कि एक्सीडेंट हो जाए तो शायद थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नहीं तो सब नॉमिनी को ही जाता है। ईपीएफ जो है मेन स्कीम है, और ये कौन से एक्ट के अंतर्गत है जानना जरूरी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक। ये स्कीम ईपीएफओ मैनेज करता है, और इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूशन करेगा अपनी सैलरी का, उतना ही जो है ये एम्प्लॉयर नियोक्ता भी जो है वो करता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन। और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर
स्वयं और नियोक्ता के योगदान की राशि पर एक निश्चित ब्याज सहित एकमुश्त राशि मिलती है। ठीक, ये प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है ना यहाँ पे, पेंशन वाली स्कीम अलग हो गई। तो ये वाली चीज़ है, एम्प्लॉय गेट्स ए लमसम अमाउंट, एक मुश्त जो है मिलेगी, और सेल्फ या फिर और जो उसने खुद से दिया और एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इंटरेस्ट के साथ में रिटायरमेंट पर मिलेगी। ईपीएफओ जो है एक वैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। आपका ये वाला एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत है। इसमें जो है ये सेंट्रल बोर्ड को जो है असिस्ट करता है, सहायता करता है कि किस तरीके से प्रशासन करें। जो ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये देना ही देना है प्रोविडेंट फंड स्कीम में और पेंशन स्कीम में, जो मैंने आपको दूसरा बताया था। और ये मतलब ये दोनों में ही पेंशन भी होती है और इंश्योरेंस भी होता है। ठीक, और जो भी वर्क फोर्स इंगेज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि संगठित सेक्टर में ही ये बात हो रही है, असंगठित सेक्टर में नहीं हो रही है। ठीक, और 1 अक्टूबर 2014 से देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूएएन नंबर एक चलाया था। ठीक, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, कर्मचारियों के लिए। ठीक, जिससे क्या है कि मान लीजिए आपने एक XYZ कंपनी के साथ काम कर रहे थे नियोक्ता के साथ, आपने वहाँ से चेक चेंज किया तो अब आपका ये नंबर पीएफ वाला चेंज नहीं होगा, प्रोविडेंट फंड वाला ये यहीं रहेगा। आप उसी नंबर से दूसरे वाले ABC एम्प्लॉयर के पास जाके काम करने लगे, ये वहीं रहेगा। आपको बार बार झंझट नहीं होगा कि आपकी भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड को जो है बार बार यहाँ से हस्तांतरित करो, ये सब करो, वो सब लफड़ा नहीं रहेगा इसमें। ठीक, अच्छा यूएएन नंबर जो है इसको कौन रेगुलेट करता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंडिया को और 17 दूसरी कंट्रियों को यूएस ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर हम एंटी डंपिंग टैक्स लगाएंगे। ठीक, क्या होता है एंटी डंपिंग टैक्स, अभी समझ लेते हैं पहले ही कंटेक्स्ट से पहले। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जैसे कि यूएस ये कह रहा है कि इंडिया से जो सामान यूएस में आया, मान लीजिए यूएस में वो सामान था 100 रुपये का, ठीक मान लीजिए, तो उसको लेकिन इंडिया जो है यहाँ यूएस के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, वहाँ पर 80 रुपये में भेज रहा है। ठीक, जो कि वहाँ के नॉर्मल वैल्यू से कम है। तो ये क्या है कि सामान डंप कर रहा है, एक बार डंप करने लगेगा बाकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो है ये सस्ते में है, सब लोग 80 रुपये का सामान खरीदेंगे और फिर इंडिया की जो कंपनी या फिर इंडिया के द्वारा जो सामान आ रहा है उसका जो है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो जाएगी। समझ में आई बात, मोनोपोली हो जाएगी, इसी को डंप करना कहते हैं। इसके खिलाफ एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है और इसको 100 रुपये से, जो 80 रुपये से 100 रुपये तक ही कर दो, ताकि जो उपभोक्ता के पास चॉइस हो कि ये जरूरी नहीं कि कम पैसे की वजह से 80 रुपये वाला ही सामान खरीदें। अगर उसको 100 रुपये दोनों को, मतलब इतना टैक्स लगा देंगे, 20 रुपये बढ़ा दिए, ठीक, तो जो है दोनों के 100 रुपये हो गए। यहाँ पे जो यूएस में मिल रहा है वो भी 100 रुपये, या बाकी जो लोग जो दे रहे हैं वो भी 100 रुपये, इंडिया वाला भी 100 रुपये। तो फिर जो है आप डंप नहीं कर पाओगे, ये वाली चीज़ है। ठीक, दूसरा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक, यूएसए यहाँ पे भी इंडिया आ गया। ठीक, इंडिया से अगर मान लीजिए वीट एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। ठीक, जो गेहूं है वो आपका जो है यूएस लेता है। अब गेहूं यहाँ पे यूएस में मान लीजिए जो है आपका 10 रुपये प्रति किलो है। ठीक, इंडिया वाले क्या है कि इंडिया वाले भी बना रहे हैं 10 रुपये से, लेकिन इंडिया वाले उनके फार्मर या फिर जो जो निर्यात करने वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ सब्सिडी देते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में और जो है अच्छी मात्रा में जो है फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी, तो अच्छी मात्रा में जो है गेहूं को उत्पादन होगा। अब उसकी वजह से क्या है, मान लीजिए 8 रुपये का हो गया। ठीक, अब ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा सप्लाई है, तो सस्ता हो गया ना यार, ये वाली बात है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये खूब ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो अब यहाँ पे आपको ये तो दिख नहीं रहा है रेट, मान लो इसके पास भी जो है इसका 8 रुपये है या फिर 10 ही रुपये भी मान लो, लेकिन जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूएसए में हो सकता है कि वो यहाँ के लोग ना कम्पीट कर पाएँ, इनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक, तो इस काउंटर वेलिंग ड्यूटी मेनली अगर आप लोग को कभी आ जाए पूछने पे, डिफाइन करने में डेफिनेशन दे रखी है देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो ये समझ लेना कि जो सब्सिडी दी जा रही है और जो उसकी वजह से मान लीजिए 9 रुपये का हो गया था, 8 रुपये का हो गया, जो भी था, उसको ऑफसेट करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अगर
किसी कंट्री में से सामान आ रहा है, वहाँ पे मोनोपोली करने के चक्कर, मार्केट पूरा कैप्चर करने के चक्कर में वहाँ के नॉर्मल दाम से कम पैसे में अगर बेच रहा है कोई कंट्री, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको डंपिंग कहते हैं, जिसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक, सब्सिडी के लिए कौन सा है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ में आ गई बात? ये पूरी कहानी थी। अब इसमें खाली न्यूज़ बची है, न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ने कहा है 18 कंट्रियों पे हम करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनका इलाज किया जाएगा कि हमारे यहाँ वो सब्सिडीज़ और जो डंपिंग दे रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं सामान, वो ना कर पाएँ। ठीक, ये कौन है? ये इंडिपेंडेंट संस्था है वहाँ की, यूएन इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन। 15 अप्रैल तक का फाइनल डिसीजन ये लोग लेंगे कि किस पे एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। डंपिंग जो है एक तरीके से यही है कि ऐसा प्राइस डाल दो कि इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर ऐसा प्राइस डाल दो कि वहाँ के जहाँ पे भी ये इंपोर्ट हो रहा है वहाँ के जो है मार्केट पूरा आपके हो जाए। ठीक, मैन्युफैक्चर नॉर्मल प्राइस के नीचे करो। ठीक, और इससे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही होता है कि मार्केट शेयर में कैप्चर कर लो, मोनोपोली कर लो, और फिर बाद में क्या करो कि अपने हिसाब से जो है एक मतलब यूनिलेटरली एक तरफा जो है जितना भी प्राइस चाहो, जो भी क्वालिटी का चाहो, उस हिसाब से प्रोडक्ट दो। ये चाइना ने इंडिया में किया कई जगहों पे, लेकिन एक जगह है जो आप लोग को ज़्यादा दिखती होगी, टॉयज़ फैक्ट्री। टॉयज़ वाले प्रोडक्ट्स में खूब टॉयज़ भेजे हैं, आज भी भेजे हैं, और बेचता रहा कम पैसे में सब जगह। और उसके बाद अब देखिए बिल्कुल कीचड़ टाइप के जो है भेजते हैं, मतलब लीचर टाइप के, सॉरी, बेकार क्वालिटी के दे रहे हैं। पहले बहुत अच्छे भेजते थे जो हम लोग लगते, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सब नष्ट हो गई। तो हमारे यहाँ ये मतलब चाइना ने किया एक एग्जाम्पल, वैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल है, मोबाइल ले लो चाहे जो ले लो। ठीक, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो है फॉरेन इंपोर्ट्स को, जो यहाँ पे फेयर मार्केट को ख़त्म कर रहा है, उसके खिलाफ जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट, मतलब कि एक संरक्षणवादी शुल्क होता है। और इससे ये है कि जो रेस्पेक्टिव इकनॉमी है उसके प्रोडक्ट को ऐसा नहीं हो कि यार कोई खरीदे ना, नेशनल मार्केट भी जो है बचा रहे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी यही है कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही है उनको ऑफसेट करने के लिए जो है किया जाता है, जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री देता है सब्सिडीज़, ताकि जो है उसको एक कम्पिटिटिव एज मिल सके। ठीक, कम्पिटिटिव एज मिल सके, कम पैसा, ठीक, ज़्यादा क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ये यूएस जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंडिया के ऊपर लगाता रहता है कि तुम लोग जो तुम्हारे यहाँ जो है ये वीट पे और फूड, ये एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हो, इससे तुम जो है इंटरनेशनल ट्रेड ख़राब करते हो। इसी संबंधित डब्ल्यूटीओ में एक क्लॉज है जिसका नाम है पीस क्लॉज। ठीक, और स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी है। ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, आज आप लोग जाके उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसका यही है कि सीवीडी का मतलब होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, जो घरेलू उत्पादक हैं और जो बाहर से आ रहे हैं लोग, जो इंपोर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ, उन दोनों के बीच में लेवल फील्ड हो जाए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इसके लिए लगाया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, एक और रिपोर्ट आई है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 की, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक, इससे संबंधित आप लोग के लिए जो आज होमवर्क है वो ये है, और बता भी देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। मेक इन इंडिया की वेबसाइट पे जाना, और वहाँ पे जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, ठीक, बुद्धिमत्ता वाले जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक, बौद्धिक संपत्ति वाले जो अधिकार होते हैं, उससे संबंधित वहाँ पे आप देखना। वहाँ पे आपको ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब दे रखा है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक इनोवेशन की बात हो रही है, तो ज़्यादातर लोग इसको विपो द्वारा एक जो है सूचकांक दिया था उससे कंफ्यूज होते हैं। वो वाला सूचकांक नहीं है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है किससे है? अनकटैड से है, यूएन के UNCTAD से है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया को ये बताया गया कि इंडिया में जो पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है, वहाँ इंडिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो इंडिया की रैंक होनी चाहिए कुछ 111 आसपास है, लेकिन इंडिया की रैंक बहुत अच्छी है, मतलब 65 रैंक का फ़र्क है। तो इंडिया एक ओवर परफॉर्मर है, मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इन सब किस चीज़ों में? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में। और ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ दी गई इस वाले जो सूचकांक में 11 जो है सेक्टर दिए गए हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ के। इनको ही तैयार करना है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपीएससी के एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से कई सारे में यूपीएससी की आदत है साइंस में, वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्रंटियर मतलब जो काफ़ी जो है अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी जो
पूरे दुनिया में जिनका यूज़ हो सकता है, इनको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि बिग डेटा, जैसे कि ब्लॉकचेन। और देखना अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पिछली बार क्वेश्चन पूछा, ब्लॉकचेन पे पूछा, ये मैंने ऑलरेडी अपने पेड ग्रुप में करवाए थे और डायरेक्टली आए थे। इन 11 सेक्टर पे अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको कर सकें। और यहीं से आएगा जरूर क्वेश्चन, इस साल भी चैलेंज है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है इसमें। और इंडिया की काफ़ी अच्छी रैंक आई है, अनकटेड इसको करता है। इसका है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एनालाइज करता है किस तरीके से क्या प्रोग्रेस चल रही है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में, और उसके अपने राष्ट्रीय जो है कैपेसिटी के अनुसार, ठीक, राष्ट्रीय क्षमताओं के अनुसार देखा जाए तो उससे रिलेटेड कितना वो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहा है, क्या उसकी मानव पूंजी और क्या उसका टेक्नोलॉजिकल एफर्ट है। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मेन चीज़ है यहाँ पे। और जो कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी देखा गया है कि इंडिया के अलावा और भी कई लोग अच्छा कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ओवरऑल 158 कंट्री जिन पे इसमें यहाँ पे किया गया है मूल्यांकन, वो पिछड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अच्छा किया है। इंडिया की एक्चुअल रैंकिंग है 43, होनी चाहिए थी पर प्रति व्यक्ति आय के अनुसार 108, लेकिन 43 है। ये 65 रैंक का जो पोजीशन का डिफरेंस है, इसकी वजह से काफ़ी ओवर पावर है। फिलीपींस इसके बाद है, इंडिया के बाद 57, मतलब इन्होंने ओवर परफॉर्मेंस दी है रैंकिंग में। चाइना जो है 25वें पोजीशन पे है, इंडिया कितने पे है, 43 पे, चाइना कितने पे है, 25 पे है। इंडिया और चाइना दोनों ने ही अच्छा किया है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है ना, अनुसंधान और विकास में काफ़ी अच्छा किया है। और जो इन्होंने मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो स्किल्ड, जो कौशल युक्त जो मानव संसाधन है, वो काफ़ी ज़्यादा चीफ लेवल का और अच्छा भी है, हाईली स्किल्ड भी है। ठीक, आपका यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब मतलब बेस्ट प्रिपेयर्ड हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। ठीक ठीक, ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये आपका समझ लो यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है। कौन कौन से, एक एक बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, फिफ्थ जनरेशन मोबाइल टेलीफोनी, थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कई कई सारी चीज़ें रोज़ सुबह 6 बजे वाले करंट अफेयर कवर्ड है। रोबोटिक्स, ड्रोन्स, जीन एडिटिंग अनुवांशिक वाली, ठीक, और ये हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर पावर। ठीक, द वंस दैट टेक एडवांटेज ऑफ डिजिटलाइजेशन और कनेक्टिविटी। फिर से बोल देता हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 5वीं पीढ़ी के मोबाइल टेलीफोनी, 3 आयामी मुद्रण, रोबोटिक्स, और आपका जो है ड्रोन, और जीन संपादन, नैनो प्रौद्योगिकी, और सौर ऊर्जा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये कब बनाया गया, 1964 में। ये परमानेंट जो है आपका एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, अभी आप लोग को थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि न्यूट्रल कंट्री है ये, इसीलिए ज़्यादातर जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन स्विट्जरलैंड की मेन की कैपिटल क्या है, ये मैंने आप लोग को बताई थी, ये आप लोग बताना, जिनेवा नहीं है, ध्यान रखना। इट्स एम यही है कि दुनिया में डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन हो, ठीक, विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था से बढ़ावा देना है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना है आपका दोस्ती के सहित। इंडिया जो है देखिए सबसे ऊपर है, 65 है। फिर फिलीपींस है, चाइना जो है 40 ओवर परफॉर्मेंस दी है, हालांकि इसकी रैंकिंग क्या है, 25 है। तो इनकी रैंक होनी क्या चाहिए थी, 65 होनी चाहिए थी। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट जो है, इसको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में देखा जाता है, ये और रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें हैं। और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हालांकि शुरुआत के उसमें देखा जाए तो ये इनइक्वालिटी होता है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि इसमें आगे जा पाए। तो शुरुआत में तो ये चीज़ अनकटेड बोल रहा है कि शुरुआत में तो इसमें इनइक्वालिटी हो सकती है कि किसी के पास हैव होगा, मतलब किसी के पास टेक्नोलॉजी होगी, किसी के पास हैव नॉट्स होगा, मतलब नहीं होगी टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो है इनइक्वालिटी है भी तो उसको इक्वालिटी में बदले, ठीक, सभी के लिए जो है इसमें डेवलपमेंट हो सके। ये चीज़ यहाँ पे बताती है, ये वाला स्टेटमेंट वहाँ पे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। और ये सारे है एआई, आईओटी, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, जीनेटिंग, ड्रोन, रोबोटिक्स, 5G, नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी। ठीक, सोलर क्या है, फोटोवोल्टाइक वाला। ये मैंने इसमें थोड़ा इन्फेसिस करके इसलिए बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस साल 2020 वाले में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एआई और ब्लॉकचेन ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा।
और अगला जो हमारा टॉपिक है जो सेक्शन है हमारे करंट अफेयर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ये समझते हैं कि खाली पढ़ना तो जो ठीक है, लेकिन उसको पढ़ के कैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वाला सेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉमनेगा IAS PCS कैरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, इससे संबंधित ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सेरावीक यानी कि सेरावीक ग्लोबल एनर्जी पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। देखिए ये जो है इसको और पाकिस्तान को कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, ये हमारे मोदी जी को मिला है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है गलत, पूछा क्या गया है? ट्रू। अब पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, आप लोग बिल्कुल पता है, तो तीन स्टेटमेंट का सी ऑप्शन हो गया सीधे सीधे, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये कब जो है अवार्ड दिया गया, इंस्टीट्यूटेड कब चालू हुआ? 2016 में। और ये क्या देखता है भैया? इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य का नेतृत्व की प्रतिबद्धता को पहचानना है। ठीक, मतलब कि वर्ल्ड का जो आपका ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी आप ऐसे करो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए आपको ग्लोबल एनर्जी करना है, एनर्जी ऊर्जा जो है सिक्योरिटी को भी देखना है, ये सारी बात है। ठीक, और इसमें जो है क्या पॉलिसी बननी चाहिए, कैसे एनर्जी का एक्सेस होना चाहिए, कैसे वो सस्ती भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, इन सबको बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। और ये कैरा वीक जो है आपका 1983 चालू हुआ, डेलियन यर्गिन ने चालू किया, हॉस्टन में ये हर साल किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये एक घरों की पहचान चैलिक नाम। ठीक, इससे संबंधित है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये बता दिए। अच्छा, ये वीमेन से रिलेटेड है, गर्ल्स से रिलेटेड है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि कल 8 मार्च को क्या है? वीमेंस डे, इसलिए अलग क्वेश्चन मैंने रखा है आप लोगों की कौन सा राज्य मतलब ये स्कीम लेके आया, इसलिए थोड़ा सा इसको जोड़ के बता रहा हूँ मैं। ये प्रोग्राम जो है 42 करोड़ का रुपया खर्च किया जाएगा। डॉटर्स नेम इज़ ए ह्यूमन होम्स आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है घरों की पहचान चेलिक नाम। ठीक, मतलब कि डॉटर्स का जो नेम, लड़कियों का जो नेम होता है वो घर की जो है पहचान होती है। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। ठीक, घरों की पहचान ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने चालू किया? नहीं, उत्तराखंड ने किया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पूछा क्या गया है? गलत ही पूछा गया है, तो अभी दो हो सकते हैं, ये दो नहीं हो सकते। ठीक, तो दो हो सकते हैं, यानी अच्छा पहला वाला नहीं है, पहला तो सही था, तो अब इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। इसमें स्कीम में यही है कि व्यूमन सशक्तिकरण की बात करी जाएगी। 32,000 व्यूमन ग्रुप्स का जो है स्टेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने लॉन्च किया है घरों की पहचान जो है चैलिक नाम। ठीक, और ये 42 करोड़ रुपए इसमें नैनीताल में दिए गए, इससे संबंधित विकास। तो इसी तरीके से हमारा आज का जो है ये करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। आप लोग क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हो उसको, सबको इसको शेयर करो। यूपीएससी के लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग यहाँ पे मटेरियल लेके आ रहे हैं। आपको एक एक चीज़ में आपको कंटेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें समझाता हूँ, तो यार लाइक तो बनता है। ठीक, और आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, बाकी सबको बता सकते हैं। सुबह 6 बजे बैठ के चाय लेके आराम से इसको देखो, पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है अपना जो भी होमवर्क या जो भी मैं देता हूँ उसको खुद से भी आप कर सकते हो। ठीक, अगर आप लोग को अच्छा लगता है और हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। यूपीएससी का 12 मार्च से और ईपीएफओ का 9 मार्च से चालू होने वाला है। 8564880560 96960660 यही दो नंबर है, इन्हीं पे ही कॉल करिएगा। तो चलिए कल तक के लिए आप लोगों से जो है अलविदा लेता हूँ, और जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।